हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। क्षमा चाहेंगे, कुछ थोड़ा बिजी हो गए थे इसलिए बैक टू बैक लेक्चर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज से हम कंटिन्यू करते हैं और हमारी जो स्पेशल क्लास है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो एक के बाद अब हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज़ 4 लेके आए हैं। तो जल्दी ही इसका जो सीरीज़ है कंप्लीट होकर हम अदर सब्जेक्ट की सीरीज़ चलाने वाले हैं। तो बने रहे चैनल के साथ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को लाइक कर दे, कमेंट्स कर दें, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा लगे कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे ही आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखे उसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ माइक्रोबायोलॉजी का 4th सीरीज़, ठीक है। क्योंकि देखो, हम आपके जो लिए जो इतना जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी तो उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए कि नहीं यार, वाकई में जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कि कोई उसको रिस्पॉन्स करता है, तो हमें भी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कर दिया करें थोड़ा कमेंट्स, और ऐसी चीज़ें थोड़ी हलचल रहेगी तो हमें भी लगेगा कि रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जैसे हमारी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं, हम तो सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो ही, जो आपने सोच के रखा है तो वो 2025 में आपका कंप्लीट हो, ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ। कंटिन्यू कर रहे हैं हम माइक्रोबायोलॉजी का 4th सीरीज़। तो जैसे आपके पास ऑप्शंस आते हैं आप उनके आंसर्स ज़रूर क्या करें ताकि हमें भी लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसमें ऐसे ही हम लोग MCQs लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, ठीक है। और संभवतः हम MCQs लेके आ रहे हैं कि माइक्रो में आपके कोई भी क्वेश्चंस का आंसर गलत ना हो, ठीक है। हम इसी तरीके से जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो रिलेटेड क्वेश्चन ही लेके आ रहे हैं, और ठीक है, ताकि आपको जो 2025 में जो होने वाली लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स की जो एग्ज़ाम्स है उसमें ऐसे जो क्वेश्चन हो वो रिपीट हो, ठीक है। तो आप आंसर ज़रूर क्या करें, क्योंकि हम देखो यहाँ पर MCQs खेलने नहीं आ रहे, हम ये सारी चीज़ें लेके आए कि आपका जो ब्रेन है वो कितना काम कर रहा है, किस लेवल तक सोच रहा है, ठीक है। हमारा एक ही एम है कि आपके जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो हमें पता चले कि आप कहाँ तक पढ़ रहे हो। उस हिसाब से हम आपको और ज़्यादा लेवल का बताएंगे, ठीक है। आपके ब्रेन को एनालाइज करेंगे कि आपको क्या चेंजेस करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। हम इसीलिए नहीं कि हमको कमेंट्स चाहिए तो हम कमेंट्स करवा रहे, लाइक चाहिए, ठीक है। हमें ना लाइक चाहिए ना कमेंट्स चाहिए, लेकिन हमें वो चीज़ चाहिए कि आप सीख रहे हो कि नहीं, किस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन है, ताकि हम आपको एक अलर्ट करें कि नहीं भाई इस लेवल में नहीं जाना है, आपको लेवल आपका जो वे है वो आपको चेंज करना है, ठीक है। तो हम आपके वे को चेंज करना, वे को बताना है कि आप किस वे से चल रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में। पढ़ा हर कोई रहा है, अच्छे पढ़ा रहे, सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, बुरा कोई नहीं पढ़ाता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी बेटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेरा एम है मेरा एम एक ही है कि आप बेटर से बेटर रिस्पॉन्स करो एग्ज़ाम में, ठीक है। इसीलिए ऐसा सोचो कि ये जो हम लोग क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं वही आपके सामने है, वही आपके कंप्यूटर में, ठीक है, इंटर है, और उसी का आप आंसर कर रहे हो, उसी लेवल पे सोचो, ठीक है। क्योंकि अभी नज़दीक आ रहे हैं, तारीख बहुत नज़दीक आते जा रही है, एग्ज़ाम बहुत, ठीक है, इसलिए हम भी और भी अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो MCQs हैं कि आपको वो रिपीट हो या उससे रिलेटेड तो रिपीट हो ही हो, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से उसको वॉच करें। जैसे इसमें पूछा गया कि विच इज़ द फॉलोइंग सोलिडिफाई एजेंट इन, ठीक है, मीडिया। बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इससे संबंधित, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते ही है। तो आप लोग इस चीज़ को आंकना स्टार्ट करो, निम्नलिखित में कौन सा मीडिया में ठोस एजेंट है, ठीक है। सोलिडिफाई एजेंट बोले, ब्रोथ है, पेप्टोन है, सोलिड है, अगार है, ठीक है। तो इसमें सोलिड, कोई जो ये देखेंगे कि इसमें सोलिड शब्द आ रहा है, ठीक है, ठोस आ रहा है, तो हर कोई सी टिक करेगा, ठीक है। सभी लोग अपना आंसर ज़रूर करेंगे। आंसर क्या करो तो हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ ये चीज़ें पता चल जाती है कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है।
देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पाते, ऑप्शन यहाँ पर बहुत एक डिफिकल्ट दे देते हैं। तो मैंने कल्चर मीडिया वाले टॉपिक में आप देख सकते हो, उसमें जाके भी वीडियो अपलोडेड है कि कल्चर वाले मीडिया में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि हम यहाँ पर भी बताने वाले हैं कि जो ब्रोथ कहाँ यूज़ होगा, पेप्टोन वाटर का, पेप्टोन वाटर बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने पेप्टोन डाला है, वो एक ही बात है, सॉलिड और अगार, ठीक है। तो जो सॉलिडिफाई एजेंट है वो क्या है इसमें से, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें इसमें कि इसका क्या आंसर होने वाला है। देखो बहुत ही, मैं तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आता हूँ कि वो रिपीट होते ही है, क्योंकि मैंने खुद ही उसको सामना कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बनेंगे। मैं 2023 और 2022 का क्वेश्चन इसीलिए मैंने सोल्व करवाया कि मेरा उद्देश्य था कि बच्चों को उस लेवल के फिर MCQs प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन में आप लोगों ने बता दिया, ठीक है, जो भी अपने हिसाब से बता दिया वो कमेंट्स में ज़रूर बताओ, ताकि आपका ब्रेन का जो कैपेसिटी है, आपका जो लेवल है, कि आप किस रास्ते जा रहे हो, कितना डीप जा रहे हो, कितना और डीप में जाने की ज़रूरत है, ठीक है, कितना सुपरफिशियल हो, वो यही सारी चीज़ें हमें आपको कंफर्म करवाना है, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे कल्चर मीडिया वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो ब्रोथ होता है वो जो लिक्विड मीडिया होता है उसमें हम ब्रोथ का यूज़ करते हैं, जैसे सेलेनाइन एप ब्रोथ, थायोनाइड एप ब्रोथ, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पर भी ब्रोथ शब्द आता है वो किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीडिया, वो हम लिक्विड मीडिया में यूज़ करते हैं ब्रोथ। पेप्टोन वाटर का है, ये तो हमारा सिंपल मीडिया है, सिंपल मीडिया का एक कंटेन है। तो आप लोग मीडिया का जो नॉर्मली जो कंटेन है वो ज़रूर याद कर ले। कंटेन कुछ नहीं है उसमें, न्यूट्रिएंट आकार, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, पेप्टोन वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल कंटेन है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, न्यूट्रिएंट आकार, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, पेप्टोन वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंटेन है हमारे कल्चर मीडिया के, ठीक है। तो उसमें अब उसके हिसाब से तो ए आंसर इसका आएगा नहीं, पेप्टोन वाटर भी उसका आंसर ना रहा, सॉलिड तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो जो अगार है, अगार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफाई एजेंट, ठीक है। अगार एक ऐसी चीज़ है, ये क्या कठोरता प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ये सॉलिडिफाई एजेंट के रूप में। अब इसको ऊपर लिख दिया और नीचे सॉलिडिफाई एजेंट लिख दिया या बहुत सारे उससे रिलेटेड लिख दिया तो आपको आना चाहिए, ठीक। तो अगार क्या है, सॉलिडिफाई एजेंट है। हाँ, इसको और भी घुमाते हैं, अब उसका परसेंटेज पूछते हैं। देखो ये तो एक नॉर्मल लेवल हो गया, एक और इसका लेवल जो जाता है कि जैसे कि अगर सॉलिड मीडिया है उसमें कितना परसेंटेज अगार होता है, तो उसमें 1% अगार होता है। कितना होता है, 1% अगार। अब जो सॉलिड है उसमें 1% और उसको आधा कर दो तो वो सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। सेमी सॉलिड ना हो जाएगा ना, वो 1% में अगर सॉलिड हो रहा है तो उसको आधा कर दो तो आधा ठोस तो होगा ही होगा, इसीलिए उसको सेमी सॉलिड बोलते। तो सेमी सॉलिड में जो अगार का परसेंटेज होता है वो 0.5%, ठीक है, अगार होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से पढ़े, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही कंफर्म है। माइक्रोबायोलॉजी में तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही है। देखो डी इसका राइट आंसर है। ये भी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कल्चर मीडिया इज द एक्सट्रैक्ट कंपोजिशन ऑफ विच इज नॉट नॉन वाज कॉल्ड आस, ठीक है। अब जैसे अभी हमने बताया वही क्वेश्चन उठा के इसमें आगे डाल दिया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। ये थोड़ा आगे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा डीप लेवल का है, ठीक है, कि कल्चर मीडिया में जो नीचे गई है वो सभी कल्चर मीडिया है, ठीक है, वो सब के सब कल्चर मीडिया के कंटेंट है या कल्चर मीडिया है, सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है। पूछ लिया उसमें क्या, जो बहुत सभी के सभी कल्चर मीडिया है। सिंपल कल्चर मीडिया हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना है, सबके सब कमेंट्स में धड़ाधड़ कर दिया करो। 1000 व्यू होने के बाद में 10 कमेंट्स नहीं आते हैं, तो ये तो गलत बात है ना भाई। क्या कर रहे हो, आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर सोल्व करने के लिए आ रहे हो कि क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लिया और निकल लिए, देख लिए, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए उसका आंसर टिप कर लिए। आप सीखो इस चीज़ को, ब्रेन को एनालाइज करोगे तभी तो आप सीख पाओगे। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि हम हर एक वीडियो में 100+ क्वेश्चन देते हैं, बस आप नोट करने वाले होना चाहिए। आप एक कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। तो कल्चर मीडिया में कौन सा है, एक्सट्रैक्ट कंपोजिशन ऑफ विच इज़ नॉट अनोन वाज कॉल्ड, ठीक है। एक संवर्धन माध्यम जिसकी सटीक संरचना क्या ज्ञात नहीं है। अभी इसमें तो इंग्लिश का तो कुछ, हिंदी का तो कुछ का कुछ जाता है, लेकिन हम इसमें देखेंगे
इंग्लिश का, कि बाकी सारे कल्चर मीडिया है। एक तो क्वेश्चन को समझना होता है। अगर आपको इंग्लिश वाला समझ में आ गया तो हिंदी पढ़ के आपका दिमाग ख़राब ना करें, हिंदी आ गया तो आप इंग्लिश पढ़ के दिमाग ख़राब ना करें, एक को पढ़ के आप डिसाइड करो। तो ये तरीका होता है पेपर में। दोनों पढ़ने जाओगे तो उसका देखो, इंग्लिश होगा तो वो रिलेट कर रहा होगा बी को, हिंदी होगा वो रिलेट कर रहा होगा ए को, तो आप कन्फ्यूज़न ना हो जाओगे। इसलिए आपको अगर एक समझ में आ रहा तो एक ही पढ़ो। ये बेस्ट ट्रिक होता है। हम तो यही करते आए हैं और हमेशा क्वालिफाई हुए, ठीक है, सिलेक्टेड हुए। तो आप लोग भी यही करो। ऐसा हो सकता नहीं, होता है, अधिकतर लोगों के साथ होता है कि जिसने इंग्लिश का पढ़ा तो उसके हिसाब से ए बैठ रहा था, हिंदी का पढ़ा उसके हिसाब से सी बैठ रहा था, वो कन्फ्यूज़न हो गया कि ए लगाऊं कि सी लगाऊं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर इंग्लिश का समझ में आएगा तो इंग्लिश के हिसाब से आंसर करके आ जाओ, और हिंदी समझ में आया तो हिंदी के हिसाब से उसको आंसर करो। तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। इसका आंसर फटाफट कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सिंपल मीडिया हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया हो सकता है, डिफाइंड मीडिया हो सकता है, नेचुरल मीडिया हो सकता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो सिंपल मीडिया तो होता है लेकिन इसमें नोट पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स मीडिया भी होता है लेकिन डिफाइन क्या है, ये तो डेफिनेशन है, किसी चीज़ को डिफाइन करना होगा, तो ये कोई ऐसा कोई मीडिया नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल मीडिया बिल्कुल होते हैं, नेचुरल मीडिया होते हैं, लेकिन जो डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन मतलब कोई परिभाषित करना है उस चीज़ को, तो डिफाइन क्या है उसमें गलत ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम इसको लेके आए हैं। तो डिफाइन इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जिन्होंने अगर सी किया है तो आई होप कि वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सोचते हैं, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप किस लेवल का सोचते हो। तो यही तो हमारा उद्देश्य, आपको क्वेश्चन आंसर करवाना नहीं है, आपका जो मेमोरी पावर चेक करना है। और हमारे जो वीडियो डले हैं वो आपके मेमोरी पावर को ही इंक्रीज़ करेगा, आपको वही लेवल बताएगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, आंसर ज़रूर कर दे, ठीक है। हमें आपके कमेंट्स नहीं चाहिए, हमका आप जो ब्रेन है तो आप उसका लेवल पता चलेगा, ठीक है। ब्लड अगार मीडिया, रक्त अगार माध्यम है, कौन सा है, एनरिचमेंट मीडिया है, एनरिच्ड मीडिया है, सिलेक्टिव मीडिया है, या डिफरेंशिएट मीडिया है। तो ये देखो हर एक चीज़ के एग्जाम्पल आप 2-2 3-3 एग्जाम्पल तो याद ही कर लो। जैसे सिंपल मीडिया का एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंट मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, एनरिच मीडिया, एनरिच मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, ये सारी चीज़ों के एग्जाम्पल याद कर लो, 2-2 3 तो याद कर लो। वो जो स्पेशल है, मेन है, वो तो याद कर ही लो, ठीक है। जैसे कि एनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है हमारा, एनरिच मीडिया में क्या होता है, देखिए एनरिच मीडिया एक हमारा ये सिंपल मीडिया का अगला पार्ट से, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ तो इसमें थोड़ा और एडिशनल मिलाए जाते हैं। जैसे सिंपल मीडिया में हमारा क्या रहेगा, पेप्टोन वाटर रहेगा, अगार रहेगा, ब्रोथ होगा, न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ये सारी नॉर्मल चीज़ें रहेगी। लेकिन जब हम इनरिचमेंट मीडिया में तो मीट, एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी तो वो इनरिच्ड हो गया, ठीक है। अगर उसमें हम ब्लड अगार, चॉकलेट अगार मिलाते हैं तो वो को क्या हो जाएगा, इनरिचमेंट मीडिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पढ़ना है। सिलेक्टिव मीडिया में क्या होता है, कम इंग्रेडिएंट होते हैं, और जो सिंपल मीडिया है उसमें इंग्रेडिएंट कम होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिर्फ पेप्टोन वाटर होगा, न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट बहुत, लेकिन अगर उसमें एक्सट्रैक्ट मिला देंगे, ठीक है, यीस्ट मिला देंगे तो वो इनरिच्ड हो जाएगा। अगर उसमें और हम ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, ये सारी चीज़ें मिला देंगे तो वो इनरिचमेंट मीडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ मिला दिया उसमें, ठीक है, तो वो सिलेक्टिव हो जाएगा। कुछ डिफरेंशियस होगा, जैसे मेकांग के ओगर आ गया है तो मेकांग के ओगर का यूज़ कहाँ होता है, वो डिफरेंशियस करने के लिए लैक्टोज फर्मेंटेज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेज में, LF और NLF, लैक्टोज फर्मेंटेशन और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेज। तो फर्मेंटेज में हमें क्या देखने मिलता है, ठीक है, अगर कोई लैक्टोज फर्मेंटेशन हो रहा है तो पिंक कलर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो इसका जो राइट आंसर हमने बता दिया है कि इनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर। तो जिन्होंने अगर ए किया तो वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे, ठीक है। तो बाकी लोग भी अच्छी तरह से ही कोशिश करें और आंसर करें ज़रूर। इसका आंसर सभी को फटाफट करो इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द स्ट्रिक प्लेट मेथड, क्या पूछा, अच्छे से पढ़ो। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्ट्रिक प्लेट विधि में शामिल सिद्धांत है, ठीक है। प्रोसीजर नहीं पूछा है, अगर प्रोसीजर करोगे तो अलग आंसर आएगा, प्रिंसिपल बोलोगे तो अलग आंसर आएगा इसका, ठीक। अच्छे से पढ़ो, इसमें पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा उसमें, स्ट्रिक प्लेट मेथड है ना, विधि है, उसमें प्रिंसिपल पूछा इसमें कि कौन सा इन्वॉल्व रहेगा।
स्ट्रिक प्लेट मेथड। सभी लोग अच्छे से धड़ाधड़ कर दो, धड़ाधड़ करना चाहिए। कितना, एक एक दो उंगलियां आप नहीं दबा सकते हो कि आपके दिमाग के लिए। सुना है आपकी जो इंद्रियां होती है, अगर इंद्रियों को आप प्रेस करते हो तो आपका ब्रेन जो पेन होता है वो रिलीफ होता है। बहुत सारी ऐसी जो इंद्रियां हैं हमारी, इसलिए उनको अगर आप गलत टाइप करने या रील्स देखने में आप बहुत चलाते हो उसमें उंगलियां, तो आप क्या कमेंट्स नहीं कर सकते हो? ठीक है, भले लाइक बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छा लगे तो ही लाइक करना है, वो इतना लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके इससे इंद्रियों का आप चलाने से उसको पॉजिटिवली चार्ज करो तो आपका ब्रेन चार्ज होगा। ये रियलिटी, ये साइंस बोलता है। ठीक है, साइंटिस्ट भी बोलते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसका आंसर बराबर टाइप करो, कमेंट्स के कर दिया करो। फोर्थ का A B C D जो भी ऑप्शन है, फिर हम बता ही रहे हैं। स्ट्रिक प्लेट विधि में शामिल सिद्धांत क्या रहेगा? सेपरेशन रहेगा, स्ट्रिकिंग रहेगा, आइसोलेशन रहेगा या डाइल्यूशन रहेगा। तो देखो अधिकतर लोगों ने तो गलत आंसर कर ही दिया होगा, आई होप। ठीक है, अगर देखो प्रोसीजर बोलता तो स्ट्रिकिंग आती, बिल्कुल स्ट्रिकिंग आती, लेकिन इसमें स्ट्रिकिंग इसका आंसर नहीं है, इसमें डाइल्यूशन आएगा। क्योंकि हम कल्चर जो बनाते हैं वो डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, किसी डिस्टिल वाटर में हम लोग जैसे ब्लड अगर होगा तो उसका डाइल्यूशन लेता है। मेकोंग के आकार है तो मेकोंग के आकार क्या होता है? एक पाउडर फॉर्म में होता है। जो कल्चर मीडिया होते हैं सारे पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए वो आंसर ये वहाँ से निकल के आया है। मेकिंग ऑफ कल्चर मीडिया का ओके वहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि जितने भी कल्चर मीडिया है सब ऑलमोस्ट पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो उनका क्या बनाना होता है? डाइल्यूशन बनाना होता है। एक रेशो में, ग्राम में कितने ग्राम है, कितना वाटर है, एक रेशो के ऊपर डिपेंड करता है और हम उसको कंपोज वो बनाते हैं, मीडिया बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें तो उसमें क्या विधि क्या होती है? डाइल्यूशन। स्ट्रिकिंग तो हम बाद में कर रहे हैं, कल्चर प्लेट बनाने के बाद में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा डी, इसका राइट आंसर थी। तो जिन्होंने अगर डी किया ना इस क्वेश्चन में, अगर डी किया आंसर, उनका ऑलमोस्ट लगभग सिलेक्शन के लेवल तक वो जा ही रहे वो। ठीक है, वो सिलेक्शन के लेवल तक पहुँच ही गए समझ लो, अगर इस आंसर का क्वेश्चन अगर सभी ने अगर डी किया तो। ठीक है, तो समझो। नहीं आ रहा है तो वो चीज़ें भी कमेंट्स करो कि सर हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं और हमने इसका आंसर ये किया। अब लिखो, बिल्कुल लिखो कि सर मैंने सेपरेशन ये सोच के सेपरेशन डाला, कि सर मैंने ये सोच के स्ट्रिकिंग डाला, तो ये मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा तो आइसोलेशन डाला, या मैंने सर इस तरीके से सोचा तो डाइल्यूशन डाला। तो ये कमेंट्स करो ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। हम उस जैसे अभी एक मंसूरी भाई साहब है, ठीक है, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, वो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन के वो सही करते हैं वो। ठीक है, एक गोपाल डुडवे भाई साहब है, तो ये लोग है ना बहुत ही, मुझे तो लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है इनकी। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे प्रिपरेशन करें। अज्जू भाई साहब है, ये कमेंट्स में देख सभी के मैं एनालाइज करता हूँ कमेंट्स कि कौन कमेंट्स करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डाइल्यूशन आता है। डाइल्यूशन क्यों आता है? ये कल्चर मीडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें डाइल्यूशन आएगा। इसका आंसर बताएं, कल्चर मीडिया फॉर द फंगाई। अब देखो, जिन्होंने अगर पढ़ा है बैक्टीरिया के लिए तो ऑलमोस्ट करते हैं, फंगाई के लिए कौन कौन से करते हैं? कवों के लिए संवर्धन माध्यम क्या है? ठीक है, पोटेटो डेक्सट्रोज अगार जिसको PDA बोलते हैं, सेब्रोज डेक्सट्रोज अगार इसको भी बोलते हैं, इसको SDA भी बोलते हैं, इसको सेब्रोज डेस्ट्रोज अगार ऐसा भी बोलते हैं। इसमें सेब्रोज लिखा हुआ है, डेक्सट्रोज आ जाता, फिर भी वो भी आ जाता ऑप्शन यहाँ पर। क्रेज पैक्ड डॉग्स अगार, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर धड़ाधड़ करो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कमेंट्स में करने में। जैसे आपको डिस्प्ले पे दिखा, डर से उसका आंसर कर दिया। गलत करो तो आपको सही पता चलेगा, एटलीस्ट करो तो सही, कम से कम आप कर तो रहे, बाकी तो सब देख के निकल जाते हैं। ठीक है, अब वो जो देख के निकल जाते हैं वो फिर निकल ही जाते हैं, समझ रहे हो? इसलिए देखो, आप अगर कमेंट्स करोगे तो आपको वो चीज़ें कितनी सीखने को मिलेगी कि नहीं यार, मैंने ये सोच के मैंने कमेंट्स किया तो इसका आंसर तो ये क्यों आया, तो आप उस चीज़ को फिर वो फिर दिमाग को फिर वो घुमाओगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़े। तो इसका जो आंसर आएगा पेप्टोन या पोटेटो डेक्सट्रोज अगर, वो भी हम लोग कवक के लिए करते हैं, फंगस के लिए करते हैं। सैब्रोज अगर होगा वो भी हम लोग पोटेटो के लिए, वो सॉरी फंगस के लिए करते हैं। ठीक है, या कैचअप डॉग्स अगर है, ये भी
हम फंगस के लिए करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी फटाफट डिस्प्ले पे देखते से इसका आंसर करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। अब जो जितना आगे लिखे वो सब हेपेटाइटिस बोलो, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, लेकिन इसमें हेपेटाइटिस आई वायरस नहीं होगा, ये HIV वायरस है या एड्स है। तो ठीक है, तो ये अब देखो HIV इसमें इसका आंसर बहुत ईजी है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस होगा तो डी तो इसका आंसर होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि HIV एक अलग है, HIV एड्स से होता है, ठीक है, एड्स का ही वायरस है HIV, तो HIV तो होगा नहीं। अब कंपटीशन चल रहा है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको सीरम हेपेटाइटिस वायरस भी बोलते हैं या सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, सी को बोलते हैं, ए को बोलते हैं, बी को बोलते हैं। फटाफट आंसर करो इसका, ठीक है। तो वो है हमारा हेपेटाइटिस बी। सी अगर जिन्होंने सी लगाया वो सही है, मतलब वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग अपने ब्रेन को तो वो क्या कर रहे हैं, वो लेवल वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। देखो इससे हर साल क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल एसोसिएटेड इन ब्लड सेल्स कोगुलेशन, ठीक है। देखो अब बहुत सारी चीज़ें एंटीबॉडी पढ़ भी ली है या इम्यून सेरोलॉजी आपने पढ़ भी ली है, लेकिन वो ट्रिकी माध्यम से नहीं पढ़े ना आपने, क्योंकि आपने सीधा सीधा तो पढ़ लिया, लेकिन सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो पिक्चर में बोलते हैं कि सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो रियली है, सीधा सीधा कुछ भी नहीं, आजकल सब उल्टा सीधा है। रक्त कोशिका जमावट में किस प्रकार के एंटीबॉडी जुड़ेंगे, IgE, IgA, IgM, IgG। तो इन एंटीबॉडी पहले तो आपको पता होना चाहिए IgG कहाँ होती है, कहाँ कहाँ होती है प्रेजेंट, ठीक है, किस किस में IgG होगी, IgA, ठीक है। ये पहले बहुत जो पुराना क्वेश्चन हो गया कि क्रॉस द प्लेसेंटा, तो IgG लगा के आते थे हम, ठीक है, वो अभी ईजी हो गया, इतने ईजी नहीं पूछते। अभी इनका कॉन्सेंट्रेशन भी पूछते तो आप कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से IgG सबसे बड़ी एंटीबॉडी है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका बहुत जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़े, अच्छे से पढ़े। अब इस हिसाब से देखो हम ये भी चीज़ें प्राइमरी एंटीबॉडी के बारे में पूछते हैं कि हमारे जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो कौन सी होती है, तो उसी के ऊपर से तो ये क्वेश्चन बना है, जो पिछली कक्षाओं में इस हिसाब से क्वेश्चन आया। तो अगर वो चीज़ें पता होगा तो आप ये हमें भी सही कर लोगे। जो प्राइमरी एंटीबॉडी के रूप में जानी जाती है, कौन जानी जाती है, उसका आंसर भी बताओ, कमेंट्स करो फटाफट, उसका आंसर भी क्या आएगा, फिर हम बताते, ठीक है। अब हम चलो इसके ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक कैसे, जैसे यहाँ IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E लिखा है, तो भले वो एलर्जी से शब्द आता है, लेकिन इसमें हम E बोलते हैं, एलर्जी, तो ए नु पकड़ा है, E एलर्जी ऐसा, तो E जो है ना, जितने भी एलर्जिक रिएक्शन है वहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा, जैसे हिस्टामिन, जैसे स्किन में कहीं पर भी एलर्जी शब्द आया तो कि एलर्जी ऐसा पढ़ो, एलर्जी मतलब E, जहाँ पर एलर्जी की बात आई वो IgE एंटीबॉडी होगा, ठीक है। और जितने भी फ्लूइड्स की ऑलमोस्ट जो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड सरफेस है, उसमें आएगा हमारा IgA, ठीक है, फ्लूइड सरफेस की बात आ जाएगी तो IgA। और अगर प्राइमरी एंटीबॉडी का जो की बात आती है तो IgM, और IgG हमारा सेकेंडरी है, ठीक है, लेकिन मोलिकुलर वेट में ये IgG बड़ा है। और पेंटामेर, मोनोमेर, तो जो IgM क्या है हमारा पेंटामर है, ठीक है। तो ऐसा पेंटामेर के नाम से पिछली बार आया था क्वेश्चन 2023 में, ठीक है, या 22 में होगा, देख लेना, लेकिन आया ज़रूर है। इसका स्ट्रक्चर्स पूछ लिया था कि इनके स्ट्रक्चर भी देख लो, जो IgM का पेंटामर स्ट्रक्चर से, तो ये सारी भी चीज़ें भी नोट करते चलो, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है।
तो वही अगर भाई प्राइमरी रिएक्शन को रिस्पॉन्स कर रहा है तो ब्लड में हमेशा जो बीमारी कहाँ फैलती है, ब्लड में ही फैलती है ना। तो इसमें ब्लड की बात हो रही है, इसमें ब्लड कोगुलेशन का की बात हो रही है, तो वो IgM आएगा। और जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो भी IgM ही है, ठीक। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटामर है। इसका आंसर करो फटाफट। हाउ मच ऑफ ग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम, ठीक है। कितना मानव सीरम में ग्लोबिन की कितनी मात्रा मौजूद होती है, ठीक है। मात्रा पूछिए, उसमें परसेंटेज में पूछिए, ठीक है। अगर mg/dl में होती है तो अलग होती, तो ग्लोबिन की कम लगभग 2.5 से 3.5 mg/dl में पर dl, ठीक है, वो अलग बात होती है। यहाँ पर परसेंटेज में पूछा है, तो ये देखो यहाँ ग्लोबुलिन की पूछा गया तो एल्बुमिन की भी पूछ सकता है, तो वो उसकी भी पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ जो मेरे ऑप्शन है वो आपको को रिलेट करवाएंगे, इससे रिलेटेड आएंगे, संभावित क्वेश्चन आएंगे, तो यही तो अच्छी तैयारी होती है। हाउ मच ऑफ ग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम, तो अभी ग्लोबिन के हम बता देंगे, तो आप एल्बुमिन की भी सर्च मारो, ठीक है। इसकी तो कमेंट्स फटाफट करो। अगर ग्लोबिन का अगर mg/dl में देता तो वो 2.5 से 3 है, 2.5 से 3.5 लगभग mg/dl, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में दिया, तो इसका जो आंसर है वो 8 इसका राइट आंसर है। तो जिन्होंने ए किया वो सही है। ग्लोबिन की बारी आ रही, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन की जो की बात ग्राम/dl में की बात करें तो एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है, वो 4.5 से 5.5 तक आता है कहीं कहीं बुक में, तो आप ठीक है 2 से 3 mgm वो ग्राम/dl ग्लोबुलिन आ सकता है। तो अगर वो एल्ब्यूमिन अगर 4 से हो गया, 4 से 5 आ सकते तो उसका परसेंटेज भी बढ़ेगा ना, तो वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 16% हमारा एल्ब्यूमिन है, ठीक है। तो ऐसा परसेंटेज भी पढ़ो, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ो, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन लेके आए हैं। द सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड, ठीक है, ऐसे को हम सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी भी बोलते हैं। कौन सी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से सबसे छोटा वो इम्यून एंटीबॉडी कौन सी होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेल्पर सेल कौन सी होती है, वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बताओ, फटाफट आंसर करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो में, क्योंकि मैं आपके समय कम बच गए तो मैं वो चीज़ें फालतू चीज़ें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें लेके आया हूँ, ठीक है। आज हमारा बर्थडे होने के बाद भी मैं लेक्चर लिया क्योंकि समय कम बचा है, इसलिए हमें वो सारे इन्जॉय तो अपन करते रहेंगे, बर्थडे आते रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं आएगी, ठीक है। बर्थडे तो अपन अगले साल बना लेंगे, लेकिन अगले साल एग्ज़ाम नहीं आएगी। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि नहीं, हमें वो सब करते रहेंगे आप, लेकिन पहले पढ़ाई पहले। इसलिए देखो हम आज भी वीडियो डाल रहे हैं, बर्थडे होने के बाद भी वीडियो डाल रहे हैं, तो हम इतना कर दे तो आप अपनी तरफ से फिर रिस्पॉन्स तो बनता है आप लोगों का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने का तो इतना जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हम इतनी इन्जॉय, एक अच्छा दिन होता है, तो उस दिन में भी हम आप लोगों के लिए तत्पर थे, ठीक है। अभी सब लोग बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं हमारा, ठीक है। द सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी कौन सी होगी, ठीक है। बी सेल्स, टी सेल्स, बीटी सेल्स या एंडोथेलियल, ठीक है। सभी को पता है कि इसमें बी और टी में ये कन्फ्यूजन होंगे, सब ए और बी में सब लगे होंगे कि बी सेल्स होगी या टी सेल्स होगी। तो सबसे जो छोटी सेल्स होगी वो टी सेल्स होगी, ठीक है। अधिकतर गलत बताते हैं, उसका टी सेल ही होगी, कन्फर्म है, टी सेल ही सबसे छोटी सेल्स होगी, ठीक है। टी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट की बारी आ गई तो टी लिम्फोसाइट ही सबसे छोटा होता है, ठीक है। और हेल्पर सेल्स की बात आती है तो वो टी सेल्स ही है, क्योंकि वो टी सेल्स वो खुद से काम नहीं करती है, और दोनों का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो में ही होता है। लेकिन जब मैच्योरेशन की बात आती है तो बी सेल्स बोन मेरो में, बी फॉर बोन मेरो, वो वहीं पर मैच्योरेशन हो जाता है। टी फॉर थाइमस, वो मैच्योरेशन होने के लिए थाइमस में चले जाती है, ठीक है। ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। इससे बड़ा और क्या पढ़ाऊँ बताओ। इतना जो लेवल है
वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। टी सेल्स के बारे में जो इतनी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत है। जो टी सेल क्या है, एक छोटा लिम्फोसाइट, ऐसा भी छोटी, सबसे छोटी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैच्योरेशन का भी आ सकता है। और इसमें सेल इमीडिएटेड की बात आ जाए तो सेल इमीडिएटेड हमारी टी लिम्फोसाइट ही है। जैसे टिश्यू, देखिए सेल की जगह का टिश्यू इमीडिएटेड आ जाएगा। तो ब्लड क्या हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू है ना ब्लड, तो वो आंसर। अब ब्लड में क्या है, बोन मेरो के अंदर क्या ब्लड है, और ब्लड में क्या है, बी सेल्स। तो अगर ऐसा आ गया कि टिश्यू इमीडिएटेड, तो अपने को बी लगाना है, बी सेल्स है, क्योंकि फॉर्मेशन और मैच्योरेशन का ब्लड, ठीक है, ब्लड सेल बी सेल्स का तो ब्लड में ही हो रहा है, बोन मेरो में, तो उसके हिसाब से तो बी आता, ठीक है। सेलुलर की जगह टिश्यू आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आता। लेकिन यहाँ पर सेलुलर बोला तो टी इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से तो आपको पढ़ना है। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन घुमावदार है। सबसे छोटी सेल्स, ठीक है, ऐसे पूछेगा इम्यूनिटी में लिम्फ सेल, तो वो टी लिम्फोसाइट, ना कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करते रहे, तो बी इसका राइट आंसर है। इसमें बताओ एंटीजन आर कॉल्ड, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गलती से वो आंसर आ गया, लेकिन आप अपने दिमाग से बताओ, सोच के कि आपका दिमाग क्या सोचता है, ठीक है। आपके दिमाग को देखो कि आपका दिमाग क्या बोल रहा है, कि एंटीजन को क्या बोलते हैं हम, इम्यूनोजेंस बोलते हैं, एपिटोप्स बोलते हैं, हेप्टेंस बोलते हैं, या पैराटोप बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन तो सब इसका आंसर ज़रूर करेंगे। फिर हम बताएंगे, चार ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है। यहाँ जेन लगा के गलती मत करना, ठीक है। फटाफट आंसर कर दो, फटाफट करो, टाइम मत लगाओ भाई, आपके ही दिमाग का ही खेल है, हम आपके ही माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं कि एंटीजन को क्या कहते हैं। इम्यूनोजेंस बोलेंगे, एपिटोप्स बोलेंगे, पैराटोप्स बोलेंगे, या एपिटोम्स हो गया, ठीक है, वो एपिटोप्स है, हालांकि सभी को पता है एपिटोप और पैराटोप, ये भी सही है। चलो इम्यूनोजेन बोला, तो इम्यूनोजेन एंटीबॉडी होती है, वो एंटीजन नहीं होता है। यहाँ पर भले जेन लिखा होगा, इम्यूनोजेन नाम से ही पता चल रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन, तो वो एंटीबॉडी होता है। तो जो ए है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो एंटीबॉडी से, ठीक है। हैप्टोन क्या है, एक हेल्पर सेल होती है। क्या होती है ये, हेल्पर सेल्स होता है, हैप्टोन्स, ठीक। और जो पैराटोप क्या है, जो पैराटोप होता है वो एंटीबॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और वहीं पर क्या जुड़ते हैं, एंटीजन। और एंटीजन पूछा गया, तो एंटीजन क्या होगा, एपिटोप, ये एपिटोप ही पैराटोप पे जुड़ता है। तो एपिटोप क्या है, हमारा एंटीजन की स्मॉलेस्ट यूनिट है, एपिटोप, ठीक। और ये किस, अब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ते हैं, वो ये जो एंड पॉइंट है, ठीक है, जो टर्मिनल पॉइंट है, ये एपिटोप और पैराटोप, ठीक है। तो जो एंटीजन से वो कौन सा भाग एंटीबॉडी से जुड़ता है, तो वो एपिटोप वाला जुड़ता है। और जो एंटीबॉडी का भाग हो, ऐसा पूछते हैं कि एंटीबॉडी का भाग जहाँ पर एंटीजन जुड़ते हैं, तो वो पैराटोप है। तो ये एपिटोप और पैराटोप आपस में जुड़ते हैं, लेकिन जो एपिटोप है वो एंटीजन से, और पैराटोप से वो एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, बी इसका राइट आंसर है। अगर एंटीजन की जगह एंटीबॉडी आ जाता है तो इसमें तो दोनों सारी चीज़ें होने वाली थी, ठीक है। लेकिन इसमें तब भी उसका जो आंसर होता वो ए होता, कि इम्यूनोजेन बोला है, ठीक। तो इस तरीके से आप पढ़े और आगे बढ़े, ठीक है। इसमें सी आंसर आ रहा है, इसमें वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण आया है, ठीक है। तो हैप्टोन्स नहीं आएगा, उसमें एपिटोप्स आएगा, ठीक है। वो क्या एडिट करते हैं ना, तो बहुत दिमाग कहीं का कहीं चलता है, तो बाई चांस कभी किसी का वो आगे पीछे आंसर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ दिमाग में कहीं और चलते रहता है, दिमाग में तो सही चलते रहता है, लेकिन कभी कभी उंगलियां भाई साहब की गलत चल जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्शन कर ले, इसका आंसर के हिसाब से सी नहीं आएगा, बी आएगा, एपिटोप, ठीक है। एंटीजन आर
एपिटोप। हेप्टोन तो हमारी हेल्पर सेल है, ठीक है। कोई भी गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे, इसमें एपिटोप्स आएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रोम। अब कोलेस्ट्रोम क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी कौन सा होगा। अब कोलेस्ट्रोम क्या है, फ्लूइड है, क्या है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रोम क्या होता है, एक मिल्क का जो पीला भाग होता है, ठीक है, जो दूध हल्का सा पीला पीला दिखाई देता है, येलो येलो कलर का, तो वो कोलेस्ट्रोम के कारण ही पीला पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन हम उनको उनमें एंटीजन, हम अभी सीरोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम बैक्टीरियोलॉजी लेके आए, वो सॉरी पैरासाइटोलॉजी लेके आएंगे। इस हिसाब से सारे सब्जेक्ट लेके आने वाले हम, सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। हम फुल कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो इसका आंसर बताओ, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रोम, कौन सी कोलेस्ट्रोम। अब कोलेस्ट्रोम मतलब मिल्क हो गया, मिल्क क्या है हमारा, फ्लूइड है, क्या है, और फ्लूइड, और ऊपर ही मैंने बताया कि फ्लूइड में कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी होता है, ठीक है। अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें ही मैंने बताया, तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आईजीजी कहाँ प्रेजेंट होगी, एम कहाँ पर होगी, ई कहाँ होगी और ए कहाँ होगी। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान नोट करते हो, दिमाग में भी नोट करते हो, तो इसका आंसर तो आप फट से कर दोगे। कोलेस्ट्रोम क्या है, कोलेस्ट्रोम ये एक मिल्क का एक जो येलो वाला पोर्शन होता है, जिसके कारण मिल्क थोड़ा थोड़ा येलो दिखाई देता है, उसी को कोलेस्ट्रोम बोलते हैं। अब फ्लूइड में मैंने क्या बताया था, फ्लूइड की कौन सी एंटीबॉडी बताई थी मैंने, सभी लोग आंसर करेंगे कि क्या बताई थी मैंने, आईजीजी या तो, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्रॉस ऑफ प्लेसेंटा, वो बहुत ही एकदम ट्रिकी तरीके से घुमाता है, वो इसके कंसंट्रेशन के ऊपर से, ठीक है, इसके वेट के हिसाब से, डायग्राम स्ट्रक्चर्स के हिसाब से पूछ लिया। तो अभी मैंने बताया, तो जो एम होता है वो पेंटामर होता है, जी होता है वो मोनोमर होता है, ये ऐसे सबकी हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। एलर्जी को मैंने बताया था, एलर्जी मतलब एलर्जी, ठीक है, एलर्जी ऐसा पढ़ो उसको। तो ए का तो हमारे ने बताया जितने भी फ्लूइड सरफेस है वहाँ पर, तो कोलेस्ट्रोम क्या है, फ्लूइड ही है, तो इसका जो आंसर क्या आएगा, राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट्स करते जाओ, अब धड़ाधड़ कमेंट्स करोगे तो धड़ाधड़ आंसर भी आएंगे, और आपका दिमाग भी चलेगा कि नहीं हम वाकई में हम लोग पढ़ रहे, कॉन्फिडेंस आता है। हम कमेंट्स करते हो अगर सही आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आता है, और गलत भी आ जाता है तो घबराना नहीं है, उसको आपको समझना है कि ये कैसे आया है, सर ने इसमें क्या बताई चीज़ें, तो अच्छी चीज़ें उसमें दिमाग में डालो, ठीक है, अच्छे अच्छे दिमाग में इंक्लूड करो। इसका ऑप्शन बताएंगे, एग्जाम्पल ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, फटाफट सभी लोग लगाएंगे, इसका क्या, इसका आंसर क्या आने वाला है। ऑलमोस्ट बच्चे जानते हैं ट्यूबरकुलिन क्या होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस क्या होता है, सब जानते हैं, सब पढ़े हुए, सब। आंसर करेंगे सभी के सभी। ट्यूबरकुलिन क्या हमारा, मोन्टोक्सटेक्स टीबी के लिए लगाते हैं, ठीक है। जो टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो उन छोटे बच्चों में लगाए जाते हैं, ठीक है, जिनका हम कफ सेपरेट नहीं कर पाते हैं, कलेक्शन नहीं कर पाते, उनके लिए क्या करना होता है, जैसे छोटे बच्चे वो कफ कैसे देंगे, उनको हम क्या लगाते हैं, ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन लगाते हैं। वो किसके लिए लगाते हैं, मोन्टोक्स के लिए। और मोन्टोक्स क्या किसके लिए करते हैं हम लोग, टीबी के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और वो करना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि बच्चों में हम लोग स्पुटम नहीं ले पाते हैं, ठीक है। बड़े होंगे तो उनको तो हम बोल देंगे कि आपका स्पुटम दे दो, हम उससे टीबी वो स्पेयर बना के जेडन स्टेंस में हम उसको स्टेंस करके हम उसको स्टेंस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो बच्चे होते हैं उनको हम उसको इंट्राडर्मल लगाना होता है, ठीक है, इंट्राडर्मल लगता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंट्राडर्मल मैंने बोल दिया, तो आंसर क्या होने वाला है,
ठीक है, इंटरनल में मतलब सेल तो होगी ना वहाँ पर, सेल मीडिएटेड हुई वो भी। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस भी क्या हुई, वो भी तो सेल मीडिएटेड हुई ना। सेल मीडिएट के सेल्स के अंदर ही तो डर्मल है, तो उसका ए बी इसका राइट आंसर आ रहा है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस भी सेल्स है, तो ये बी भी आ रहा है उसका आंसर। तो ग्रेड, अब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आया, अगर दो आ गए तो तीसरा तो सही होगा ही होगा। ऐसा थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं हम भाई, अगर हमको लग रहा है कि नहीं यार ये केस हो सकता है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है हमने दो तो पढ़ लिए और दो तो होते ही है, तो तीसरा हमको पता नहीं है, तो हमको हमारा जो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव आएगा ना। तो इस तरीके से लॉजिक लगाओ, लॉजिक के साथ पढ़ो, ठीक है। अब जितना लॉजिक लगाओगे उतना ही फायदेमंद होगा। लिख लो क्वेश्चन को, आप लिख लो और उसके ऊपर देखो, एक रफ कॉपी ले लो, 10-15 रुपए की कॉपी ले लो और ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलो, और उसमें जो आप हम बताते हैं उसको एकदम इम्पोर्टेंट टाइप के से नोट्स में बनाते चलो, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसका डी इसका राइट आंसर है, ठीक। तो ऐसा इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। इस तरीके भी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रेटिक डिजीज इज आइडेंटिफाई बाई, हाइड्रेटिक रोग की पहचान किसके द्वारा की जाती है, सिक टेस्ट के द्वारा, डिक टेस्ट के द्वारा, फ्रेश टेस्ट के द्वारा, या कैसोनी टेस्ट के द्वारा। तो देखो और भी चीज़ें आ जाएगी सिक टेस्ट के में। अब ये इसके सब कमेंट में बताओ, ठीक है। अब हम सारा बता देंगे तो आपको तो एकदम बना बनाया खाना मिल रहा है, और वो क्या आप आलसी से उसको ढंग से खाओगे भी नहीं। इसलिए कुछ तो मेहनत करो, हल्की सी मेहनत करो और इसके कमेंट्स करो, ठीक है। 13 का पहले तो ये बताओ कि 13 का आंसर कौन सा आएगा। आंसर करने के बाद बताओ सिक टेस्ट किसके लिए लगाते हैं, ठीक है। 6 प्लस टेस्ट का नाम, ठीक है। डिक टेस्ट का मतलब होता है, ठीक है। तो हाइड्रेटिक डिजीज इज आइडेंटिफाई क्या होगा, कैसोनी टेस्ट, ठीक है। तो जो हाइड्रेटिक डिजीज क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, कैसोनी टेस्ट से। तो बाकी लोग भी इसका आंसर जरूर बताएं कि सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं। अभी तो मैं बता ही दूंगा, सभी के लिए बता दूंगा, लेकिन आपका दिमाग भी तो उसको फ्रेश करना है, ठीक। तो सिक टेस्ट का ओब्लिक डेस करके आप उसका उसका नाम लिखो, डिक टेस्ट के आगे, और फेस टेस्ट। इतना करोगे तो आपको कम से कम 1 नंबर तो आपका होगा, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछे गए। सिक टेस्ट डिक टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। चलो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। एच एंटीजन आर प्रेजेंट, ठीक है। एच एंटीजन आर प्रेजेंट इन, इसका आंसर सभी लोग फटाफट धड़ाधड़ कर दो। इसका आंसर क्या होने वाला है, मोटाइल ऑर्गन, नॉन मोटाइल ऑर्गन, या बोथ, ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर बार पूछे गए हैं। और ये एच एंटीजन क्या होगा, ये सारी चीज़ें जरूर पूछता है, ठीक है। अगर यहाँ बताऊंगा एक एच एंटीजन, आप उसको तुरंत लगा दोगे। जिन्होंने अगर एच एंटीजन पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो वो आंसर 100% सही होने वाला है, ठीक है। कि जो एच एंटीजन क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, और ये चीज़ें मैंने बताई है। जब हमारा जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी का जो हमने पढ़ा था एक जो टॉपिक डला हुआ उसमें, ये सारी चीज़ें पूरी मैंने एक्सप्लेन करके बताई है कि एच एंटीजन क्या होता है, एच एंटीजन, ओ एंटीजन, एस एंटीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूरी डिस्कस की है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। माइक्रो तो पूरे ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा माइक्रो से ही पूछता है, इसलिए मैंने प्रायोरिटी माइक्रो को दी है। और फिर हम अदर जो सब्जेक्ट है वो जल्दी डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। उनमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती। इन माइक्रो का तो एक एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा समय लगता है, कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे 2022 में और 23 में।
तो हम किस तरीके से और बच्चों को दें, इसलिए मुझे एक क्वेश्चन को बनाने में कम लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है। तो इतनी मेहनत लगती है। तो सोचो इतने सारे जो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमने कम से कम 10-10 क्वेश्चन तक आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जो एच एंटीजन क्या है, फ्लैजिला बोलते हैं हम, ठीक है। एच एंटीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैजिलर एंटीजन। अब फ्लैजिलर होगा तो क्या होगा इसका आंसर, ऑब्वियसली अगर फ्लैजिलर होगा तो वो मोटाइल होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। एच एंटीजन, एच किसको बोलते हैं, फ्लैजिलर एंटीजन भी बोलते हैं उसको, जिसके अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट हो गए बैक्टीरिया में, तो जैसे साल्मोनेला का टेस्ट हम लोग लगाते उसमें ओ और एच देखते हैं, ठीक है। अगर ओ पॉजिटिव आया, ओ क्योंकि एंटीजन ही वो रहता है, तो ओ आया पॉजिटिव तो सोमेटिक होगा, ठीक है, सोमेटिक एंटीजन कहलाता है। और अगर एच पॉजिटिव आता है वो फ्लैजिलर कहलाता है, ठीक है। तो जो साल्मोनेला होगा वो क्या होगा, तो फ्लैजिलर होगा, मोटाइल साल्मोनेला होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देखो कितना घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। अब एच एंटीजन जिन्होंने पढ़ लिया, एच एंटीजन देखो कहाँ फ्लैजिला है, कहाँ मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, और लेकिन वो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो अपने चैनल में यही एक स्पेशलिटी है, ठीक है, इसीलिए हमने उसको स्पेशल क्लासेस दी है, क्योंकि देखो हम कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बनाते हैं, भले 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दो कि जो आपको कुछ ना कुछ तो दे, कहीं ना कहीं आपको जोड़े, ठीक है। एच एंटीजन का मतलब वही होता है, जैसे हम साल्मोनेला जो टेस्ट लगाते हैं उसमें हम टाइफाइड पॉजिटिव नेगेटिव देते ही है, लेकिन उसका और भी एक राज है भाई, जो ओ पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है, उसमें कौन सा साल्मोनेला हो सकता है, वो ए और एच दिया क्यों है। जिन्होंने अगर प्रैक्टिकल किया होगा वो तो सही आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल जो करते हैं बच्चे, लैब में अधिकतर काम करते हैं, तो उनको तो ये सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ के रखें, ठीक है। एच एंटीजन का मतलब होता है फ्लैजिला, फ्लैजिलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ऐसा लगे कि एच एंटीजन पॉजिटिव है तो वो मोटाइल होगा, क्योंकि उसमें फ्लैजिला होगा, ठीक। ए इसका राइट आंसर। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पैसिव इम्यूनिटी लास्टेड फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट, ठीक है, आखिरी कम से कम पूछा है इसमें, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा लगभग कितने समय तक रहती है, कम से कम समय, ठीक। पैसिव इम्यूनिटी लेटेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट, कम से कम समय बताना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी दे के रखा हुआ है और कम से कम भी दे रखा है। तो एक्टिव का अलग होता है और पैसिव का अलग होता है, ठीक है। आप जानते हो कि एक्टिव में क्या चीज़ आएगी, पैसिव में क्या आएगी। एक्टिव में आएगी हमारी नेचुरल आती है, ठीक है, नेचुरल या वैक्सीन। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और वो हम आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल ये तो दोनों होगी, पैसिव भी होगी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और एक्टिव भी दोनों होगी, इन दोनों का फॉर्म है, ठीक है। तो ये हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि एक्टिव में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में तो जैसे हम बीमार पड़ते हैं और हम ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, बिना दवाई गोली खाए भी कभी कभी हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया पनप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी ही एंटीबॉडी बना ली और उसको क्या कर दिए, इनहिबिटेड कर दिए, उसको अटैक कर दिए, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं कभी कभी। इसीलिए ऐसा हमारे अंदर कोई चमत्कार नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। और जो कभी कभी क्या होता है, हमें वैक्सीन्स लगाना पड़ता है, टीकाकरण लगाना होता है, जैसे अभी कोविड हुआ था तो सभी को वैक्सीन लगी थी ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हुई। वो हमारी बॉडी क्या होती है कि हम इम्यूनिटी नहीं बना पाती है, तो हमें आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देनी होती है वैक्सीन्स के रूप में, ठीक है।
तो इजी तरीके से समझे। आर्टिफिशियल मतलब वही हमारी बॉडी, अगर कोई भी हमें सर्दी खांसी भी होती है नॉर्मल तरीके से, तो कभी कभी हम लोग 2-3 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं बिना दवाई कोई लिखाए, तो इसीलिए हम लोग ठीक होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली एंटीबॉडी बन रही है हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन उसका समय पूछ लिया उसमें कि एक्टिव का अलग होता है और पैसिव का अलग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है और कम से कम भी होता है। जैसे एक्टिव की हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पैसिव तो दिया हुआ है, एक्टिव बात करें कि एक्टिव भी आ सकता है, तो एक्टिव का लगभग वो महीनों से कई साल तक या पूरा जीवन काल भी हो सकता है एक्टिव की बात करें तो, ठीक है। क्योंकि कोविड का हम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया तो हम लाइफ टाइम तक हमें वापस कोविड नहीं होगा, ठीक है, ये तो गारंटी है ना, क्योंकि कोविड का टीका लग चुका है। तो वो एक्टिव होती है, एक्टिव का जो पीरियड काल होता है वो कुछ सालों से लाइफ टाइम तक वो एक्टिव का है। लेकिन ये पैसिव पूछा गया। अब पैसिव में क्या होता है कि जैसे किसी को कोविड हुआ है, लेकिन उसको वो कोविड हो भी गया, लेकिन वो उससे लड़ ही नहीं रहा है, उसके जो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी वो उससे लड़ ही नहीं रही, तो हमें एक आर्टिफिशियली एक सीरम के रूप में उसको पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है, उसी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक बनी बनाई डाल दी जाती है और वो क्या करती है, वो उसके शरीर से लड़ने की कोशिश को क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। वैक्सीन के जैसा ही होती है, लेकिन उसमें पूरी एकदम बनी बनाई एंटीबॉडी उसमें डालनी पड़ती है, तो वो क्या करती है एंटीबॉडी को एक्टिव करती जाके, और वो फिर वो दोनों मिलकर उस डिजीज से सामना करते हैं, तो वो पैसिव में आती है। तो वो कुछ हफ्तों तक भी हो सकती है और कुछ महीनों तक भी हो सकती है, बस 2 से 3 महीने हो सकते हैं, 3 से 4 महीने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव का बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने, कम से कम 2 महीने, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने और कम से कम वो कुछ हफ्तों तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, और कम से कम कितना हो सकता है 10 दिन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा वो 10 डेज होगा, ठीक है। तो इसी तरीके कितने हम एकदम रोचक तरीके से क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अब इम्यूनिटी के ऊपर से क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डीपीटी ऐसे आ जाते हैं, डीपीटी वैक्सीन किसके लिए यूज़ की जाती है, तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनाई की क्ॉम्बिनेशंस भी होता है, लाइव वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स, टॉक्सिसिनिटी, ठीक है, टॉक्सिजेनिसिटी, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये सारी तैयारी करके रखें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी का जितना भी सीरोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो लेके आएंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के थे वो इम्यूनिटी के क्वेश्चन वो इससे ही पूछते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ज़रूर छूट गया है, एलाइजा का क्वेश्चन है, ठीक है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर से पूछते हैं, वो तो आपको सभी का मैंने ग्रुप में डालने का भी बोला था, शायद डाल भी दिया होगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो और वो डिफरेंट ले सकते हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है एलाइजा का, बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही अधिकतर पूछता है, ठीक है। डायरेक्ट में क्या प्रोसीजर और इनडायरेक्ट की क्या प्रोसीजर है, तो उसमें बहुत सारी उसमें इम्पोर्टेंस है, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखें, ठीक है। मैं मेंशन कर दूंगा उसमें, तो आप उसमें लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हो उस ग्रुप में भी, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको भी आपके शुभ हाथों से क्लिक कर ही सकते हो, और कुछ अच्छा लग रहे तो लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ठीक है। जो जितने भी आवश्यक जो व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छी कोचिंग को नहीं मिल पाते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कोचिंग है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, पैसे लगते हैं, तो हम तो उनको वही नॉलेज हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं ताकि उनका भला हो। बहुत सारे ऐसे हम भी एक ऐसी कैटेगरी से निकल के आए हैं, ठीक है, तो हम ये इस चीज़ को जानते हैं कि पैसे का जो कीमत क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें, तो हमें भी अपनापन लगेगा कि नहीं हमसे बच्चे जुड़ रहे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक व्यक्तियों को शेयर कर दें।